नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक मंच पर एक नया सैन्य समीकरण इस वक्त आकार ले रहा है, जिसने तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक खलबली मचा दी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच मक्का में हुए हालिया ऐतिहासिक मक्का रक्षा समझौते को अब विश्लेषक इस्लामिक नेटो के रूप में देख रहे हैं। इस त्रिपक्षीय गठबंधन का मूल नियम सीधे नेटो के अनुच्छेद 5 की तर्ज पर तैयार किया गया है, यानी 3 में से किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो यह तीनों पर हमला माना जाएगा। और इन सब के बीच आप स्थितियां समझिए, लेकिन असली तनाव तब पैदा हुआ दोस्तों, जब इजरायल द्वारा सीरिया में किए गए हवाई हमले के तुरंत बाद सीरिया के विदेश मंत्री की अचानक इस्लामाबाद यात्रा हुई। सीरिया की संप्रभुता, गोलान हाइट्स और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ हुई इस हाई लेवल मुलाकात ने यह सवाल दोस्तों खड़ा कर दिया कि क्या पाकिस्तान और उसकी परमाणु संचालित सेना सीरिया के लिए इजरायल से सीधे भिड़ने के लिए तैयार है? क्या सीरिया को भी इस उभरते हुए इस्लामिक नेटो के सुरक्षा घेरे में लाने का गुप्त खाका तैयार हो रहा है? इस नए गुटबंदी से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की चिंताएं अब चरम पर हैं। इजरायल इसे अपनी सुरक्षा संतुलन के लिए सीधा चुनौती मान रहा है। एक तरफ जहां सऊदी अपनी अथाह वित्तीय ताकत लगा रहा है और तुर्की अपनी अत्याधुनिक सैन्य ड्रोन तकनीक मुहैया करा रहा है, वहीं परमाणु ताकत से लैस पाकिस्तान अपनी विशाल थल सेना और फ्रंटलाइन मैन पावर देने को तैयार है। हालांकि समझौते में किसी एक देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इजरायल और उसके सहयोगियों को स्पष्ट संदेश है कि अगर सीरिया या मध्य पूर्व के इस नए घेरे पर इजरायल के हमले नहीं थमे तो पाकिस्तान और तुर्की का गठबंधन इजरायल के सामने कड़ा मोर्चा खोल सकता है। सीरिया और पाकिस्तान की इस बढ़ती नजदीकी ने पूरे पश्चिम एशिया में सैन्य टकराव का खतरा पैदा कर दिया है। ऐसे में सवाल कि अगर सीरिया मुस्लिम नेटो में शामिल होता है तो क्या सीरिया इजरायल टकराव की हालत में नेतन्याहू पाकिस्तान पर बम गिरा सकते हैं? क्योंकि तब पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की और सीरिया के साथ एक छतरी के नीचे इजरायल के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, जैसा कि मक्का पैक्ट का समझौता है। एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा और आज इसी मुद्दे पर विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे। कर्नल टीबी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। त्यागी जी, जिस बात का हमने अपने दर्शकों से शुरुआत में जिक्र किया, उस बात को लेकर कुछ अगर मैंने गलत बोला हो तो थोड़ा सा उसको सुधारिएगा, उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा। आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही कहा। ये शुरुआत कहां से हुई? सीरिया में गया। सीरिया का एक एयरफील्ड जो टर्की के आते थे, वहां की आर्मी को पहले से ट्रेनिंग देते हैं। ये बात इजराइल की टर्की काम कर पाता उन्होंने। तो बिल्कुल त्यागी साहब, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इन तस्वीरों के बीच जिस मक्का पैक्ट का निर्माण हुआ है, इस मक्का पैक्ट का सीधा प्रभाव क्या इजरायल पर पड़ेगा? क्योंकि पाक, सऊदी, तुर्की अब हाथ मिला चुके हैं और अगर इस पैक्ट के अंदर सीरिया भी आता है तो इजरायल की संप्रभुता को यह बड़ी चुनौती होगी। तो ऐसे में क्या यह मानकर चला जाए कि इजरायल इस चुनौती को शुरू होने से पहले ही इस चुनौती को खत्म करना चाहेगा? और इस वक्त न सिर्फ पश्चिम एशिया, न सिर्फ मिडिल ईस्ट, बल्कि पूरे विश्व में जो शक्ति संतुलन और जो फॉर्मेट बन रहा है, वो फॉर्मेट ये मानकर चलिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले वक्त में कोई बहुत बड़ा युद्ध, विश्व युद्ध तृतीय के जैसा हो सकता है। क्योंकि एक तरफ ईरान, इजरायल, अमेरिका एक संघर्ष में व्यस्त हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी ने इस्लामिक नेटो का निर्माण किया है, मक्का पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच स्थितियां क्या हैं, यह जग जाहिर है। भारत और तुर्की के बीच स्थितियां क्या हैं, यह भी जग जाहिर है।
बात सऊदी की करें तो सऊदी से भारत के रिश्ते जरूर अच्छे हैं, लेकिन मक्का पैक्ट पर हस्ताक्षर करके सऊदी ने ये कहा जा सकता है कि इन स्थितियों के बीच कुछ हद तक दूरियां जरूर बनाई हुई हैं। हालांकि सऊदी ये तय है इस तरह का कोई आधिकारिक बयान भविष्य में भी भारत के 1% खिलाफ नहीं देगा। दूसरी अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो पाकिस्तान के अंदर चीन के उन तमाम लड़ाकू विमानों का पहुंचना, एक साथ लैंड करना, तकरीबन 60 घंटे तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में चीन के तमाम लड़ाकू विमानों का देखना और पाकिस्तान के एयरबेस पर लैंडिंग, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तस्वीर आप और याद करिए, तुर्की के अंदर इस वक्त सैन्य संसाधनों की ढुलाई जिस तरह से चल रही है उसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर दुनिया भर के सामने है। एक जिक्र और मैं आपसे करूंगा, पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर का असीम शक्तिशाली अपने देश के अंदर हो जाना, परमाणु का बटन और उस बटन को दबाए जाने की शर्त, उस बटन को दबाए जाने के अधिकार को अपने हाथ में रखना, यह भी अपने आप में एक बड़ा सिनेरियो बना रहा है। एक और खबर मैं आपको बताऊंगा, दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त जो जंग छिड़ी है, उस जंग में जापान के एक संप्रभु इलाके का रूस का दौरा करना, व्लादिमीर पुतिन का दौरा करना, इस इलाके को भी इस तनाव के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। वहीं रूस ने जिन स्थितियों को, उत्तर कोरिया की एक मिसाइल को यूक्रेन के ऊपर दागा है, तो यह कहा जा सकता है कि यूक्रेन के साथ उत्तर कोरिया भी इस जंग में शामिल हो चुका है। त्यागी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। त्यागी साहब, इस वक्त पूरे विश्व में अगर हम देखें इस खबर से इतर, तो जो स्थितियां हैं वो स्थितियां बहुत सीधी, बहुत सही नहीं है। किसी ना किसी का किसी ना किसी से बातचीत चल रही है, जंग को लेकर तैयारियां चल रही हैं, सुलह समझौते चल रहे हैं। तो क्या ये सर, ये कहा जा सकता है आने वाला वक्त 2-3 महीने बाद विश्व भर में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले तो ये बताइए, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल साफ बुलंद आवाज आपके हम तक पहुंच रही है। अच्छा सर, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसी वर्तमान में परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति आज से 10 साल पहले नहीं थी। यानी कि करीब करीब सारे ही कॉन्टिनेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कन्वेंशनल नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं परमाणु शक्तियों से संबंधित भी है और परमाणु शक्तियों का एक दूसरे के साथ टकराने का खतरा भी है। यानी क्या चाइना और ताइवान का जो युद्ध है, कल को अगर होता है, जैसा उसने 2013 में ही अनाउंस कर दिया था कि मैं 2027 तक ताइवान को अपने में मिला लूंगा, चाहे मुझे फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, और अमेरिका इंटरवीन करता है, तो क्या न्यूक्लियर वार नहीं हो सकता? उधर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में इस तरह का समीकरण बन गया है कि नॉर्थ कोरिया बोलता है कि अमेरिका और साउथ कोरिया जो भी रिहर्सल करते, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, वो मेरे खिलाफ वार की रिहर्सल है। रशिया और यूक्रेन में इतनी स्थिति खराब है कि रशिया के लोग ये कहने लगे हैं कि अमेरिका में पर्ल हार्बर में इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना रशिया का हो चुका है, लेकिन अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक बम डाल दिया था। अगर स्टालिन रहे होते तो रशिया में ये काम कर सकते थे। यानी वो पुतिन को उकसा रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ एटॉमिक बम का इस्तेमाल करो। यही स्थिति अब ईरान और अमेरिका के बीच में बनी हुई है। ईरान एक रिकैल्सिट्रेंट की तरह किसी बात पर मानने को तैयार ही नहीं है और उसके एक्शन की वजह से सारी दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है, न केवल व्यापार का और तेल का, बल्कि इंस्टेबिलिटी का भी। ऐसे में क्या ये पॉसिबल नहीं है कि अमेरिका यहाँ भी एटॉमिक बम का इस्तेमाल करे? यानी कि सारी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और उस उथल पुथल में सबसे ज्यादा डर लगता है इस बात का कि कहीं ये न्यूक्लियर ना हो जाए। और अब लेटेस्ट ये है कि जब इजराइल ने सीरिया के उस एयरबेस पर हमला किया जो टर्की अपना ऑक्यूपाई करना चाहता था और उसके स्टोरेज फैसिलिटी और रनवे को तबाह कर दिया, तो तुरंत सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए पाकिस्तान में और 12 देशों ने मिलके एक एग्रीमेंट कर दिया, एक साइन कर दिया कि हम सब एक साथ हैं और हम सीरिया की
जो इंटेग्रिटी है, जो सॉवरेनिटी है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने देंगे। यानी वो भी इसराइल के खिलाफ आ गए और बोलने लगे कि साहब 1974 में जो समझौता हुआ था, हाँ, डिस एंगेजमेंट कंप्रोमाइज, वो लागू करो, गोलन हाइट्स के अंदर सीरिया की जगह को खाली करो। यानी कि ये एक और नया फ्रंट। तो कुल मिला के अगर हम कर्नल देखें साहब, तो ये जी, बड़ा घुमावदार है जिन स्थितियों का आप जिक्र कर रहे हैं, और जो स्थितियां इस वक्त वाकई वैश्विक पटल पर बन रही हैं। एक अपडेट और एक जानकारी मैं आपसे और ये लेना चाहूंगा, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के भीतर भी युद्ध जैसे हालात हैं। ये कहा जा रहा है कि किसी वक्त आर्मेनिया और अजरबैजान आपस में जो है वो संघर्ष करते हुए देखे जा सकते हैं। इन हालातों के बीच भारत आर्मेनिया को बड़ी तादाद में रक्षा शस्त्र हथियार मुहैया करवा रहा है, और आर्मेनिया की सीमा तुर्की से जो है वो बहुत ज्यादा साझा करता है। और तुर्की भारत के साथ जो स्थितियां हैं वो स्थितियां किसी से नहीं छिपी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान तुर्की ने न जाने कितने ड्रोन पाकिस्तान को दिए भारत पर अटैक करने के लिए। तो क्या ये माना जा सकता है कि आर्मेनिया के साथ भारत का इतने बड़े हालात में रक्षा समझौता तुर्की को घेरने के लिए हो सकता है? नहीं, ऐसा भारत की तो पॉलिसी में ही नहीं है किसी दूसरे देश पर अटैक करना। जी। हाँ, तुर्की अगर कुछ करता है तो भारत प्रोपोर्शन से ज्यादा, तुलनात्मक दृष्टि से कहीं ज्यादा एक्शन ले सकता है। हाँ, ये बात सही है कि आर्मेनिया को हमने पिनाका रॉकेट लॉन्चर दिए, हमने अमेरिका को बहुत सारे, अमेरिका को नहीं, आर्मेनिया को हमने आर्मेनिया। बहुत सारे हथियार दिए हैं। आर्मेनिया में और अजरबैजान में हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस समझौता करा दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पीस समझौते अनस्टेबल ही साबित हो रहे हैं। जहां जहां भी उन्होंने कराए वो या तो टूट चुके हैं या टूटने के कगार पर है, क्योंकि उनके पीछे असली जड़ नहीं होती। खैर, तो अब चूंकि टर्की का बॉर्डर आर्मेनिया से लगता है जी। और हम हथियार दे रहे हैं आर्मेनिया को, इसका मतलब ये हो सकता है कि टर्की एज इट इज इंडिया के खिलाफ है ओरिजिनली। क्योंकि जो उसका ओटोमन एम्पायर था 600 साल का, उस ओटोमन एम्पायर को ध्वस्त करने में भारत की सिख रेजिमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। जी। लिहाजा इंट्रिंसिकली टर्की इंडिया के अगेंस्ट है। हमने कोशिश भी की जब वहां पे भूकंप आया तो अपने लोगों को मदद देने की, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऑपरेशन सिंदूर में न केवल ड्रोन दिए, अपने ऑपरेटर भी दिए। और आज भी जो ये टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का एक मक्का एग्रीमेंट हुआ है, जी। इसमें कहीं ना कहीं लेटेंट रूप से हिंदुस्तान के वो खिलाफ है। तो टर्की इसमें एक्शन ले सकता है, और टर्की ने लिया तो फिर हिंदुस्तान को जवाब देना पड़ेगा, चाहे आर्मेनिया के थ्रू ही देना पड़े। हाँ, तैयब जी, मैं अगर बात आपसे सऊदी और भारत के रिश्ते की करूं, क्योंकि इस मक्का पैक्ट में सऊदी का होना ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान से भारत के कैसे रिश्ते हैं ये सऊदी को तय है, पता होगा। तो क्या सऊदी ये सब कुछ जानते हुए इस मक्का पैक्ट में शामिल हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट कोई नई बात नहीं है, और कब ऑपरेशन 2.0 शुरू हो जाए और भारत दोबारा से पाकिस्तान को धोना शुरू कर दे, इस वक्त सऊदी क्या करेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब सऊदी के ऊपर ईरान ने अटैक किया तो क्या पाकिस्तान ने सऊदी की मदद की थी? जी। या जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था या चल रहा है, क्या उस समय सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद के लिए आया था? तो ये जो समझौते होते हैं ये कागजी समझौते हैं। सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का जो समझौता है, ऐसे ही सऊदी अरेबिया का, पाकिस्तान का और जो टर्की का समझौता है, ये भी मैं पूछता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने 2017 में एक 43 देशों का इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाया था और उसका हेड बनाया था पाकिस्तान के जनरल शरीफ को। कहाँ गया वो? आज तक कुछ हुआ क्या? तो ये समझौते इनके होते रहे, एग्रीमेंट होते रहे, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बिल्कुल। नेवरदलेस दुश्मन अगर 5% भी है तो हमें उसे 100% समझना चाहिए। एंड वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी इवेंचुअलिटी। सऊदी अरेबिया के साथ हमारा आने वाले समय में $100 बिलियन का ट्रेड बाकायदा एग्री किया जा चुका है। और फिर इतना ही नहीं, जो हमारा आईमैक है उसके अंदर भी सऊदी अरेबिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, यानी कि वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर।
तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरबिया विल नॉट गो अगेंस्ट इंडिया। उन्होंने बता भी दिया है बिल्कुल इंडिया सर। को कि हमारा ये समझौता किसी देश के खिलाफ नहीं है। और फिर बच गए पाकिस्तान और टर्की, तो इनको तो हम जानते ही हैं। पाकिस्तान तो हमारा आजमाया हुआ है, वी नो हाउ टू कंट्रोल इट। त्यागी साहब, अपनी विषय वस्तु पर लौटते हैं हम लोग। अपने विषय वस्तु से थोड़ा सा भटक गए मुझे लग रहा है। अगर आप सरल भाषा में ये समझाएं हमारे दर्शकों को कि इजरायल, बेंजामिन नेतन्याहू पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकते हैं, तो वो क्यों कर सकते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे का कारण ये है कि जब क्योंकि सीरिया में मैंने सर बड़ा जब टेक्निकली समझाया है और आप बड़े सीधे और साफ शब्दों में समझाएंगे, वो दर्शकों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सर, ये बात ऐसी है कि जब सीरिया में एक मिलिट्री बेस के ऊपर इजराइल ने अटैक किया, क्यों किया? क्योंकि वो मिलिट्री बेस अगर इजराइल अटैक ना करता तो टर्की उसको कब्जाने वाला था, और टर्की अगर कब्जा लेता तो वो इजराइल के लिए एक खतरा बन जाता। लिहाजा उसने अटैक किया। अटैक होते ही सीरिया ने अचानक, उनके क्या दिमाग में आया कि आज 18-19 साल बाद अचानक उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान भेज दिया। और पाकिस्तान भेजने के बाद वहां पे उन्होंने 12 देश, यानी कि जिसमें वही देश है गिने गिनाए, जैसे जॉर्डन हो, मलेशिया हो, लेबनान हो, सऊदी अरबिया हो या सोमालिया हो, ऐसे देशों से मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सीरिया की सॉवर्निटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कायम रखने के लिए कदम लिए जाए। इससे ये करने से इजराइल को अब ये तकलीफ हुई कि पाकिस्तान के पास अगर वो गए हैं तो पाकिस्तान भी इजराइल के खिलाफ एक्शन ले सकता है, और क्योंकि त्यागी साहब, बिल्कुल टर्की यही जवाब जो है वो दर्शकों को समझ में भी आया होगा कि जी पाकिस्तान पर इजराइल कैसे अटैक कर सकता है, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं वो हालात जी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। त्यागी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जरूरी जी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचा